नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य आज आपको कक्षा 8 के इतिहास के इस सीरीज में पाठ 8 का बोध कराऊंगा। आप के पाठ 8 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भारत में नव जागरण। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला गया, वैसे वैसे लोगों की सोच में बदलाव आता गया और पुराने रीति रिवाजों को लोग छोड़ करके आगे बढ़ चले थे और भारत में नव जागरण का दौर प्रारंभ हो चुका था। नव जागरण के जब आगे वाला काल हम देखते हैं तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और जो आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब में उदित हुआ। लोगों का कहना था कि ये देश हमारा है और 7 समंदर पार से यहाँ कोई आकर के शासन कर रहा है, तो ये हम लोगों के लिए धिक्कार है। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में सहायता दी। अब उसके क्या कारण हैं, राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या कारण हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है भारत की राजनीतिक एकता। आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले 543 रियासतें थीं और हर रियासत की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना रीत, अपना रिवाज और कल्चर होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने एक एक करके सारी रियासतों को पराजित कर दिया और उनको ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया तो भारत की राजनीतिक एकता धीरे धीरे कायम होने लगी। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक ऐसे सांचे में बदलना आरंभ किया जो बहुत 100 साल पहले कभी वह चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में रहा या उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में रहा या उसके बाद औरंगजेब के ज़माने में रहा। तो उसी रूप में भारत का फिर से विकास होना प्रारंभ हो गया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा जब देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद सबके अंदर एक भावना प्रकट होने लगी कि हम लोग अखिल रूप से भारतीय हैं और हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इस प्रकार की भावना सबके मन में बलवती होने लगी। इसने वैचारिकता और भावनात्मकता को बल दिया और सब लोग एक होने का प्रयास करने लगे। तो पहला कारण तो ये रहा। दूसरा कारण रहा तीव्र परिवहन। अंग्रेज़ों के काल में जो परिवहन की सुविधा हुई तो उससे एक चीज़ यह व्यवस्थित हुआ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से जाने लगे। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक, एक गांव से दूसरे नगर गांव तक, एक गांव से नगर तक, इस तरीके से लोग जाने लगे। तो ये जो तीव्र परिवहन था यह भी राष्ट्रीय भावना के विकास का कारण बना। वास्तव में आप देखो तो जो प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त हुई, जो सैनिक रक्षा के उद्देश्य से या आर्थिक व्यापार से या व्यापारिक शोषण के ध्यान को रख करके जो अंग्रेज़ों ने परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनाई थीं, पक्के मार्ग बनाए थे, रेल बनाए थे और एक दूसरे से जोड़े थे, वही इस देश की एकता को बांधने वाला सबसे बड़ा कारण बना और भारत में राष्ट्रवाद के उदय का वो सबसे बड़ा कारण बना। इसी तरीके से देखिए डाक तथा संचार व्यवस्था, यह भी राष्ट्रीय भावना के विकास का एक प्रमुख कारण था। सन 1850 के उपरांत भारतवर्ष में डाक व्यवस्था लागू की गई और बिजली के तार ने देश को एक करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। उस जमाने में अंतर्देशीय पत्र जिस पर चिट्ठी लिख करके भेजा जाता था
और समाचार पत्र और पार्सल को कम दर में भेजने की व्यवस्था जो देश में अंग्रेज़ों ने दी, उससे सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। जैसे आज के ज़माने में है, एक नई चीज़ हम लोगों के सामने है, सोशल मीडिया। हमें जो कुछ बात लिखनी पढ़नी होती है तो हम अपना सोशल मीडिया में लिख देते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या इसके पहले ट्विटर था, अब एक्स हैंडल है। तो इस पर हम जब अपनी कोई बात लिख देते हैं तो यह तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। व्हाट्सअप है, इन सब के माध्यम से जो आज हम सूचनाएं एक दूसरे को भेजते हैं, तो 1850 में के पहले जब हमको सूचनाएं भेजना पड़ता था तो या तो हमारे लोग, कोई व्यक्ति जाए तब सूचना पहुंचती थी, कोई दूसरा कोई व्यवस्था था नहीं। तो अंग्रेज़ों ने एक सबसे बड़ी व्यवस्था किया था, डाक और संचार व्यवस्था। तो उससे अंतर्देशीय पत्र, समाचार पत्र और पार्सल एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाने लगे। तो इससे यह एक जगह की वस्तु जब दूसरे जगह जाने लगी तो भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से संबंध बनाने रखने में आगे आए और उनको इससे सहायता भी मिली। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ा कारण था नए बुद्धिजीवी वर्ग का पैदा होना। तो नए बुद्धिजीवी लोग प्रायः कनिष्ठ प्रशासक होते थे, वकील होते थे, डॉक्टर होते थे, अध्यापक थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी जा करके शिक्षा प्राप्त करके आए थे और उन्होंने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा था। और वहाँ से जब ये लौटे तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि जो मौलिक अधिकार वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, उस तरीके का तो मौलिक अधिकार हमारे लोगों के यहाँ मिला ही नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वे यहाँ की आबो हवा को उकसाने का काम किया और लोगों को बताने लगे कि इंग्लैंड में तो ऐसा ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा ऐसा होता है, और हम लोगों का जो जीवन है यह दास्ता भरा जीवन है। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको अपने राजनीतिक अधिकारों को जान गए थे और उन्होंने अनुभव किया था कि सन 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट बना था और जो रानी विक्टोरिया ने सन 1858 ईस्वी में जो घोषणा किया था, तो उसमें वचन तो बहुत बड़े बड़े दिए गए थे, लेकिन ऊंचे ऊंचे पदों पर आज भी भारतीयों के लिए दरवाज़ा बंद ही था। तो यह उनके लिए सोचने वाली बात थी और यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय के बीच में राष्ट्रीय भावना के विकास का बहुत बड़ा साधन बने। तो यह भी एक राष्ट्रीय भावना के विकास का कारण बना। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा, जब अंग्रेजी भाषा भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, तो पहले होता था कि स्थानीय भाषाओं में लोग शिक्षा को प्राप्त करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे तो वहाँ उनके बीच में बोली भाषा में सामंजस्य नहीं था। और जब अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी तो यहाँ का भी व्यक्ति अंग्रेजी जानता था और महाराष्ट्र का भी व्यक्ति अंग्रेजी जानता था, तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया और इनकी बात भी वो अंग्रेजी भाषा में लोग समझने लगे थे और उनकी भी बात को अंग्रेजी भाषा में लोग समझने लगे थे। तो अंग्रेजी भाषा भी राष्ट्रवाद के भावना को विकास करने में बहुत बड़ा साधन बना। इसी तरीके से आप आइए तो उस ज़माने में भारतीय समाचार पत्र और जो साहित्य थे, तो भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में जो भारतीय समाचार पत्र थे उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनके द्वारा भारतीयों में देशभक्ति की भावना का विकास किया गया, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया गया और एक अखिल भारतीय चेतना को जगाया गया। इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में जैसे संवाद कौमुदी था, सोम प्रकाश था, उस समय बंगदूत था, केसरी था, हिंदू था और अमृत बाजार था। ये उस जमाने में समाचार पत्र निकलते थे और इसको लोग बड़े ढंग से पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उनके अंदर
राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अभी आज के जैसे अखबार नहीं थे, पहले के अखबार समाचार को छापते थे। पहले के जो अखबार थे वो छप करके बिकते थे, और जो आजकल के अखबार हैं वो बिक करके छपते हैं। यह आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो आजकल का अखबार है वह समाचार कम और चाटुकारिता को ज़्यादा छापता है। अगर आज के अखबार उस जमाने में रहे होते तो आज के भारतवर्ष गुलामे रहा होता, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ होता। और जिस तरीके से आजकल मीडिया चल रही है, एक गोदी मीडिया है, एक विरोधी मीडिया है, वास्तविक मीडिया क्या है किसी को पता नहीं है। तो अगर इस टाइप की मीडिया उस ज़माने में रही होती तो देश कभी आज़ाद हुआ ही नहीं होता। खैर फिलहाल ये विषयांतर हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय भावना का विकास के कारण, तो उसमें कौन कौन से कारण थे इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक कारण तो भारतीय समाचार पत्र और साहित्य। हाँ, साहित्य की जब बात हम करते हैं तो साहित्य की रचनाओं में उस समय में आनंद मठ, भारत, दुर्दशा और गीतांजलि, ये ऐसी पत्रिकाएं थीं कि इन्होंने राष्ट्रीय भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ, जैसे अब हुआ यही रहा कि जो पाश्चात्य देश के लोग जब भी इधर आए हैं तो वे अपनी गोरी चमड़ी या अपने बुद्धि के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने का हमेशा प्रयास किए हैं। तो अंग्रेज शासक जो थे उन्होंने बताया कि उनके अंदर ये था कि अंग्रेजों के जातीय श्रेष्ठता का दंभ था, और भारतीय लोग यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सकते थे, और उन्हें उन गाड़ियों के डिब्बों में बैठने की इजाज़त नहीं थी जिन गाड़ियों के डिब्बे में यूरोपी जा रहे थे। तो यह जो नस्लीय भेदभाव था, यह राष्ट्रीय भावना के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। अब जब आप पढ़े लिखे हैं और जब तक अनपढ़ हैं, विद्या विहीना पशुभी समाना, जब तक विद्या से विहीन लोग थे तो अब तो आप उनको जैसे चाहें तैसे ट्रीट करिए, लेकिन जैसे जैसे वे शिक्षा को ग्रहण करते चले गए तो उनके अंदर भी यह भावना थी कि जब हम पैसा देने को तैयार हैं तो हम उस गाड़ी के डिब्बे में क्यों नहीं जा सकते जिस गाड़ी के डिब्बे में अंग्रेज या यूरोपीय लोग जा रहे हैं। तो ये जो भेदभाव था यह भी राष्ट्रीय भावना के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। आर्थिक राष्ट्रवाद एक है, तो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण यहाँ पर जो उस जमाने के अर्थशास्त्री कहिए, एक थे दादा भाई नौरोजी, तो उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से भारतीयों का धन इंग्लैंड जा रहा है। द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उन्होंने इस चीज़ को लिखा, और जैसे जैसे वह चीज़ लोगों के दिमाग में चलती चली गई, लोग जब पढ़ने लगे तो ये उनके अंदर भी राष्ट्रीय भावना के विकास का यह सबसे बड़ा कारण बना। हुआ क्या कि भारत की सभी आर्थिक नीतियां, चाहे कृषि की हो, उद्योग की हो, वित्त की हो, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, ये इस टाइप में बनाए गए कि इससे भारतीयों का विकास कम था और अंग्रेजों का विकास इसमें ज़्यादा था। और जब भी भारतीयों का हित और अंग्रेजों का हित में टकराव होता था तो सदैव अंग्रेजों के हित की प्राथमिकता दी जाती थी और भारतीयों के हित की बलि दी जाती थी। तो यह भी राष्ट्रीय भावना के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। और उसी समय एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना घटी। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि
1850 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वह उसके जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वह अंग्रेज थे और उनका मुख्य रूप से यह मानना था कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए कि जो अंग्रेज़ों को सलाह दे, समय समय पर सलाह दे। स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री ए.ओ. ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त अधिकारी ने किया। वे उदारवादी अंग्रेज थे और उन्होंने एक अधिवेशन किया और उसमें उन्होंने दादा भाई नेहरू को बुलाया, सुब्रमण्यम अय्यर को बुलाया, पी. आनंद गोपाल और बेमोश चंद बनर्जी, इन सब लोगों को बुला करके उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। कांग्रेस का जब गठन हुआ और उसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और उसमें देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को बुलाया गया। इस तरीके से भारतीयों में उस सम्मेलन के बाद से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर एक दूसरे लोग विचार विमर्श करना प्रारंभ किए। तो कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होता था और सरकारी जो नीतियां थी उसकी आलोचना होती थी और उसमें यह बताया जाता था कि सरकार को कैसी कैसी नीतियां अपनानी चाहिए और इसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाते थे और वह प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाते थे। उसमें से जो जरूरी प्रस्ताव थे जिससे अंग्रेज़ों का हित टकराता नहीं था, तो उन प्रस्तावों को कभी कभी वायसराय मान भी लेते थे और कभी कभी नहीं भी मानते थे। तो समय बढ़ता चला गया और इस तरीके से कांग्रेस में दो विचारधाराएं आ गईं, एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तरीके से और वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, वे उदारवादी कहलाए और उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए, प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के द्वारा जनता की मांगों को शासन तक पहुंचाया जाए, तो निश्चित रूप से सरकार धीरे धीरे करके हम लोगों की मांगें पूरा कर देगी। और इन नेताओं में प्रमुख रूप से दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनका यह मानना था कि जो मांग हम करेंगे सरकार से, वो धीरे धीरे सरकार ही पूरा कर देगी। एक दूसरा धड़ा था जो गरम दल था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग थे। तो ये गरम विचारधारा के लोग थे। इनका ये कहना था कि जब देश हमारा है तो हमें उनसे अनुनय विनय करके नहीं, हमें उनको बाध्य करना पड़ेगा। इन लोगों की मान्यता थी कि उग्र विरोध के बिना वे हमारी मांगे पूरा नहीं करेंगे। और तिलक जी तो हमेशा नारा देते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेके रहेंगे। और जब इस टाइप का वो नारा देते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, तो यह नारा देश की जनता में देश प्रेम की भावना को भरता था। उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी एक बड़े कवि हुए, उन्होंने वंदे मातरम नामक एक कविता, एक गीत लिखा और उसका कांग्रेस के अधिवेशनों में वह गाया जाने लगा। तो इस गीत ने भी भारतीयों की राष्ट्रीय भावना का विकास किया। इसी बीच एक घटना घटी, बंगाल का विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब जिसमें अधिक हिंदू थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें अधिक मुसलमान थे। तो विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष हो गया कि अरे भाई क्यों बांटा गया। और नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिल करके एक आंदोलन किया और
इसी बंग भंग आंदोलन के बीच 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई और जब यह आंदोलन चल रहा था तो उसमें बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया और बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई, शक्कर आदि का बहिष्कार किया गया और उसी में आंदोलन में कहा गया कि हम लोगों को भारतीयों द्वारा बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मज़े की बात आज भी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर हम लोग लिखते हैं आज भी स्वदेशी बनो स्वदेशी बनो, और चाइना वाला माल सस्ते में चाहते भी हैं और सोशल मीडिया पर स्वदेशी बनना भी चाहते हैं, और दोनों चीज़ एक साथ तो होगी नहीं। कहा गया है रामचरितमानस में कि हंसहु ठठाए और फुलाए वह गालू, पूरा खिलखिला करके हंस लीजिए और गाल भी फुला लीजिए, दोनों चीज़ संभव नहीं है। तो उसी तरीके से स्वदेशी भी बने रहिए और सस्ते में विदेशी माल भी चाहिए, ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। तो फिलहाल उस समय स्वदेशी आंदोलन जब अपने चरम पर था तो लोगों ने कहा कि भाई हम अपना उद्योग लगाएंगे, अपना स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच में काम होगा, उनकी समस्याएं दूर होगी, हम अपनी अपनी पंचायत लगाएंगे, कचहरी चलाएंगे, हमें अपने विकास के लिए अंग्रेज़ों पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा और हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। तो इस टाइप के प्रस्ताव पास हुए। उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए। अब उसमें अरविंद घोष जी थे और इनका यह मानना था कि अंग्रेज ऐसे हम लोगों को आज़ादी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को आज़ादी पाने के लिए सशस्त्र क्रांति का प्रयोग करना पड़ेगा, और उनकी इस विचारधारा को कुछ लोगों ने, प्रफुल्ल पटेल, अरविंद घोष, ये जैसे क्रांतिकारी लोग थे, तो इन लोगों ने सशस्त्र क्रांति का जो मार्ग अपनाया, जिस पर आगे चल करके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु आदि क्रांतिकारी लोग आगे बढ़े। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी भी आगे बढ़े और इस देश को आज़ाद कराने में सब लोगों ने अपना योगदान दिया। तो सशस्त्र क्रांति के जो पक्षधर थे अरविंद घोष, उसी तरीके से महाराष्ट्र में चापेकर एक भाई थे, उन लोगों ने भी सशस्त्र क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। और बंगाल में दो पत्रिकाएं निकलती थीं, संध्या और युगांतर, तथा महाराष्ट्र में काल प्रमुख समाचार पत्र थे, और इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान किया जाने लगा। अब ये सब जब घटनाएं घट रही थीं तो उसी समय मार्ले मिंटो सुधार एक योजना आई। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई और मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया और उनके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जो यह सुधार हुए, इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ, और जब सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आए तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर दिया और पुनः बंगाल को एक कर दिया और कोलकाता के स्थान पर वह दिल्ली को राजधानी बना दिए। ध्यान दीजिए, 1911 के पहले इस देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए तो उन्होंने कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया। लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। एक गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल।
तो युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में जो सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी और भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य सदस्य भी थे, जैसे रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उबैद उल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहन सिंह भखना आदि ये लोग जो सक्रिय सदस्य थे। और इन लोगों ने गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर नाम से प्रकाशित भी किया था और उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो गदर पार्टी ने भी राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया था, विकास में बहुत बड़ा रोल निभाया था। सन 1904 ईस्वी में जब सन 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या को सेना में भर्ती किया गया और ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपये भारत से लेकर युद्ध में ले जाकर के खर्चा किया और यहाँ के नेताओं को बताया गया कि युद्ध जीतने के बाद हम यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आप सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे और जल्द ही आप लोगों को स्वशासन का उपहार दिया जाएगा। और स्वशासन का जब लॉलीपॉप यहाँ के नेताओं को दिया गया तो 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मदद किया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की जो मांग थी उसको पूरा करने का जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया और इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया था, अब उनके मन में धीरे धीरे असंतोष की भावना पनप गई और 1916 आते आते कांग्रेस के दोनों नरम और गरम दल और दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन सब में समझौता हो गया और इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो था यह भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सब महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ये आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ और अभी जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।